तो 7 साल तक तो स्कूल गए ही नहीं और शिक्षा मुझे बिगाड़ नहीं पाई। ओशो, आचार्य रजनीश, ये मतलब नामों के पीछे क्या हाँ। कहानी है? जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो अपने समय से पहले पैदा होता है। मेडल जो है कुएं डाल दो। पर वो तो खिलाफ थे ना भगवान के ही, उनका नाम क्या आगे भगवान लगा दिया। अब हमारी सभी शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनको 100 साल के लिए बंद कर दो। ओशो की जो शिक्षा है वो आज के आधुनिक युग के लिए उनका क्या महत्व है? कितना क्या आपको सिमिलर लगता है कृष्ण जी और ओशो? मतलब ओशो तो एक ही बात बोलते हैं, सब बीमारियों का एक इलाज है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंश्योर ओशोनिक एजुकेशन में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको रूबरू कराएंगे ओशो की देशनाओं को जो आज आगे बढ़ा रहे हैं, सालों से अपनी जिंदगी उस तरीके से जी रहे हैं। उनमें से आज सबसे पहले गेस्ट हमारे जो हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, जिनकी छवि ओशो के बहुत आसपास की है, उनका नाम है स्वामी पंत हबीब। तो स्वागत है स्वामी जी आपका हमारे चैनल में। स्वामी जी, इस पूरी यात्रा में जो ये पूरी यात्रा हम करने वाले हैं ओशो के देशनाओं के साथ, उनमें आपके चहीते जीवन क्रांति जी, जो ये सोच ये इनसे ही निकल के आई है कि हमें ये सब कुछ करना है। आपका भी स्वागत करते हैं स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तो आप प्लीज हमें बताइए कि ओशो कौन है, कहाँ से वो निकले हैं, क्या उनकी, जैसे सब लोग बताते हैं कि शिक्षा को लेके उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छे तर्क वाली बातें करी है, उनकी खुद की क्या शिक्षा रही है, कहाँ से वो चले हैं, कृपया आप थोड़ा सा उनके बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू स्वामी जी। और आपने पूछा कि ओशो क्या है और उनकी शिक्षा क्या थी, इसके बारे में आज हम विचार कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हमको यही जानना जरूरी है कि ओशो की वास्तविक शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओशो 7 साल तक तो स्कूल गए ही नहीं। 7 साल तक शुरुआती टाइम में। और वो बोलते हैं कि बचपन में मैं 7 साल तक पहाड़ों में घूमता रहा, जंगलों में घूमता रहा, प्रकृति के साथ रहा और शिक्षा मुझे बिगाड़ नहीं पाई। और मैं आज भी वैसा वैसा आवारा हूँ, घुमक्कड़ हूँ। और जब उनको स्कूल में ले जाया जा रहा था 7 साल के, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जाता। अच्छा। तो पिताजी ने कहा क्यों? कभी इतिहास ये ना कह दे कि ओशो जो है खुद अपनी इच्छा से किसी विद्यालय में भर्ती हुए, तो आप उसे घसीट के ले चलो। तो उनको उनके पिताजी ने पकड़ा उनका हाथ और वो घसीटते हुए उनको स्कूल तक ले गए। वो स्कूल भी हमने देखी है, दरवाजा भी आज भी मौजूद है जिसको हाथी गेट बोलते हैं। बिल्कुल, हम लोग गए थे साथ में ना। आपको लगता है स्वामी जी कि इतनी कम उम्र में इतने आगे की सोच लेना, मतलब एक तरीके से उन्होंने 70-60 साल आगे की बात सोच के उस काम को किया? 60 साल में वो खुद बोलते हैं कि मैं 100 साल में समझा जाऊंगा, 100 साल बाद में। अभी तो मैं समझ में नहीं आऊंगा। और उन्होंने बोला है कि जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो अपने समय से पहले पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। तभी उसका महत्व भी है, क्योंकि वो आने वाले समय के बारे में बता देगा, आने वाला समय क्या है, कैसा आएगा और हमें उसके बारे में क्या विचार करनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने तो खुद बोला है कि जैसे भगवान कृष्ण अपने समय से करीब 5000 साल पहले आ गए और आज उनको समझा जा रहा है। सही बात है, सही बात। तो और यदि आप कभी जाओ वहाँ गाडरवाड़ा, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, तो वहाँ एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी की तमाम किताबें ओशो ने अपनी बहुत कम उम्र में पढ़ ली। उसका जो आप वहाँ निकलाओगे आप उसका कि भाई कौन कौन सी किताबें ओशो ने पढ़ी हैं, तो आप आश्चर्य करोगे इतनी कम उम्र में एक बच्चा इतनी किताब कैसे पढ़ सकता है। फिर वो 7 साल के वो भर्ती हुए स्कूल में। पहले दिन ही उनका झगड़ा हो गया अपने टीचर से। पहले दिन टीचर से झगड़ा? क्योंकि वो बैठे हुए थे क्लास में, एक टीचर आए, पढ़ाने लग गए, तो बाहर देखने लगे खिड़की से। तो टीचर ने उनको उठा दिया, तू बाहर क्या देख रहा है, मेरे क्यों नहीं सुन रहा? तो उसने बोला कि फिर खिड़कियां क्यों बनाई? जब मेरे को बाहर नहीं देखने दिया जा रहा है तो खिड़कियां बनाई। इसको बंद रखो, इसको बंद रखो, खिड़कियां बनाने की जरूरत क्या है? तो इस बार में झगड़ा हो गया, पहले दिन झगड़ा हो गया। फिर इस तरह उनकी झगड़े पूरी जिंदगी चले। जो शुरुआत पहले झगड़े से हुई, अंतिम समय तक जब उन्होंने एमए की डिग्री ले ली थी, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, प्रथम श्रेणी से दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो पूरी सभा के सामने उन्होंने वो गोल्ड मेडल जो है कुएं में डाल दिया।
अच्छा, सब। और ये कहा था कि मेरा तुम्हारी शिक्षा के प्रति यही दृष्टिकोण है कि तुम्हारा जो गोल्ड मेडल है वो कुएं में डालने योग्य। जो बातें वो अपने विचारों में रखते हैं उसका पूरा साक्षात एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे हाँ, दिया। बिल्कुल डाला उन्होंने। मतलब उन्होंने शुरुआत ये की कि मेरे को खींच के ले जाओ स्कूल के अंदर, और जब उन्होंने शिक्षा पूरी की, सब कुछ पा लिया शिक्षा में। वो अपनी किताब है उनकी शिक्षा में क्रांति। हाँ हाँ। मेरा सौभाग्य कि मैंने पहली किताब पढ़ी है, मेरा जो परिचय हुआ है ना वो शिक्षा शिक्षा में में क्रांति क्रांति से हुआ। तो उसमें एक लाइन है, वो बोलते हैं कि किसी ने पूछा है किसी से कि इस सभ्यता के बारे में आपके क्या विचार है, इस शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है। तो उन्होंने कहा था कि यदि इस सभ्यता को बचाना है तो हमारी सभी शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनको 100 साल के लिए बंद कर दो, एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दो, पूरी तरह बंद कर दो, तो ये सभ्यता बचे। हम्म। तो हो सकता है अपन इस बात को सुनकर हंसे भी, लेकिन आज यदि हम देखें तो हमारी शिक्षण व्यवस्था ने हमको कहाँ पहुंचा दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो, इजराइल और गाजा में युद्ध हो रहा है जी, बच्चे तक को बख्श नहीं रहे हैं, बच्चे तक को, हाँ उनको भी बच्चे भी मारे जा रहे हैं, जो युद्ध में नहीं मारे जा रहे वो भूख से मर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी शिक्षा ने हमको ये तक नहीं सिखाया कि बच्चों के प्रति दया, इंसान के प्रति दया भी नहीं सिखाई, मतलब ये शिक्षा इंसानियत भी नहीं सिखा पाई। इंसानियत भी नहीं सिखा पाई। तो फिर काहे की शिक्षा, बिल्कुल ठीक कोई बात। महत्व नहीं। और जो दुनिया का जो सबसे शिक्षित व्यक्ति था, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं, उससे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे ज्यादा विद्वान व्यक्ति इस सभ्यता ने पैदा नहीं किया। इस सभ्यता की पैदाइश बिल्कुल बिल्कुल जीनियस था वो। हाँ हाँ, ठीक है। उसने क्या पैदा किया? उसने एक परमाणु बम दिया इस दुनिया को, जो कि लोगों को मारने के काम आता है। जब 6 अगस्त और 8 अगस्त 1946 को हाँ। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाले गए थे, तब अकेले हिरोशिमा में 2 लाख व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट के अंदर मर गए थे उस परमाणु बम से। और वो किसने बनाया था? आइंस्टाइन ने। हमारे सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति ने बनाया। और जब सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति ये नहीं सोच पाया कि मेरे बनाए हुए हथियार से 2 लाख बच्चे एक साथ, 2 लाख इंसान एक साथ मर जाएंगे, तो शिक्षा क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। आज अपन देखें, जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो अनपढ़ से ज्यादा बेईमान है, ज्यादा भ्रष्ट है। मतलब वो प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं शिक्षा नीति के आप चलते। एक अनपढ़ व्यक्ति से जाके मिलो, वो आपको ज्यादा ऑनेस्ट मिलेगा, ज्यादा सिंपल मिलेगा, ज्यादा सरल मिलेगा। ज्यादा सरल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में जाओ, दुनिया की सारी बीमारियां मिलेंगी आपको। सारी सही बात। कुटिलताएं मिलेंगी उसके अंदर। तो वो 7 साल के अपने विद्यालय में गए, फिर शिक्षा प्राप्त करी उन्होंने, 12वीं क्लास में प्रथम श्रेणी से पास हुए। फिर वो जबलपुर चले गए। जी। जबलपुर में उन्होंने अपना कॉलेज का एजुकेशन पूरा किया। फिर एमए उन्होंने दर्शन से किया, दर्शन शास्त्र से। उस समय जबलपुर में ऐसी कोई विद्यालय नहीं था, महाविद्यालय, जिसमें एमए होती हो। तो उस समय सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय थे, एक तो नागपुर में और एक जबलपुर में। नहीं, नागपुर में और सागर यूनिवर्सिटी। सागर यूनिवर्सिटी, यस। तो सागर से किया उन्होंने। वहां से उन्होंने एमए किया, दर्शन शास्त्र से एमए किया। फिर उसके बाद 2 साल बाद में उनको मध्य प्रदेश सरकार ने, उस समय हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बिल्कुल, उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने उनको प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर नियुक्त किया रायपुर यूनिवर्सिटी संस्कृत महाविद्यालय। ओके। तो संस्कृत महाविद्यालय में दर्शन शास्त्री स्टूडेंट का क्या काम? ये गलती से हुआ, उनको भी नहीं मालूम था, उन्होंने नियुक्ति दी थी। अच्छा। उन्होंने उनको संस्कृत महाविद्यालय में भेज दिया। ठीक जब है। वो सब वहां गए तो वहां भी संस्कृत के कोई वो दर्शनिक कोई विद्यार्थी नहीं थे, ओके। गलती से पहुंच गए। हाँ, लेकिन हाँ। फिर भी वो वहां 2 साल, और उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं। और फिर उसके बाद में वो वापस आए जबलपुर महाकौशल महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, करीब 7 साल पढ़ाया ओके। एज ए प्रोफेसर। ये कौन से सन की बात है लगभग समझी? 1961 के आसपास, 61 के आसपास तक। ओके ओके ओके। तो वहाँ पढ़ाया, 67 तक पढ़ाया उन्होंने वहाँ पे। और फिर उन्होंने रिजाइन, और उसके बाद वो पूरे देश भर में घूमे अपने विचार को लेकर, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं 40 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ जी, अपने 1 घंटा खराब कर रहा हूँ, क्यों ना इस 1 घंटे में मैं 40,000 आदमियों को बताऊं अपनी बातें। तो उन्होंने उस छोटी क्लास को छोड़ दिया और फिर पूरे संसार को ही अपनी क्लास बना दिया।
और उस समय जब वो प्रवचन देते थे, पूरे भारत भर में घूमे वो, तो उनकी सभाओं में करीब 40-50 हजार लोग होते थे हर सभा। उस समय 2 ही वक्ता होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आचार्य रजनीश। वो विश्वविख्यात हो गए थे। ये ओशो, आचार्य रजनीश, ये मतलब नामों के पीछे क्या कहानी है स्वामी जी? ये थोड़ा सा, ओशो का मतलब क्या होता है? ओशो का मतलब तो होता है जो सागर में विलीन हो जाए। एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, जो ओशोनिक से लिया गया है। ओशोनिक्स विलियम जेम्स नाम के एक व्यक्ति हैं, दर्शन शास्त्री। अच्छा, तो ये नाम भी इन्होंने खुद ही दे लिया खुद को, या किसी ने दिया इनको? ये नाम उन्होंने लिया नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद का नाम मिटा दिया। असल में उनका नाम तो चंद्रमोहन रजनीश था, जो उनके चाचा ने रखा है। और आश्चर्य की बात यह है कि रजनीश जो नाम है, ओशो से पहले किसी का भी नाम रजनीश नहीं मिला। तो बिल्कुल एक नया नाम इतिहास में कहीं भी ओशो से पहले रजनीश नाम का कहीं कोई चर्चा, कोई व्यक्ति नहीं है। कहां से ढूंढा उनके चाचा ने, वही जाने, लेकिन वो एकदम अनूठा नाम था, चंद्रमोहन रजनीश। ये रहा। फिर वो जब विश्वविद्यालय में पढ़ाने लग गए, तब उनको आचार्य रजनीश कहने लग गए। फिर एक समय ऐसा आया 1970 के दशक में, जब उनको भगवान से रजनीश कहने लग गए। पर वो तो खिलाफ थे ना भगवान के ही, उनका नाम क्या आगे भगवान लगा दिया। आपको लगता है कि खिलाफ थे इसलिए तो खुद भगवान बन गए? नहीं, मतलब जैसे अब बात खैर बहुत गहरी है ये मेरा दिमाग पता नहीं इसको समझ पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरे को मैं बताता हूँ। हाँ। असल में हुआ क्या कि ज्यों ही उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ा और पूरे देश भर में उन्होंने अपने प्रवचन दिए, शिविर लगाए, तो उस समय क्रांतिकारी के रूप में फेमस हो गए पूरे इंडिया में। हाँ। क्रांतिकारी मतलब जो सन्यास का विरोध करता था, जो माला का विरोध करता था, पंडित पुरोहितों का विरोध कर रहा है, वो विरोध करता था, जो सन्यासियों का, साधुओं का, बड़ा भारी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक आग के बवंडर है और वो सब कुछ मिटा डालेंगे, सबको काट देगा, इस तरीके ऐसा लग रहा था जैसे सारी सभ्यताओं का सबको खतरा हो गया। सारे लोग विरोधी भी हो गए थे उनके। लेकिन वो सब खिलाफ बोल रहे थे, हर चीज के खिलाफ बोल रहे थे। जो भी उनसे पूछा जाता था मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो मंदिर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। साधुओं के बारे में आप क्या विचार हैं, तो वो कहते थे कि भाई कुत्ते सिर्फ क्या तो पुलिस वालों के पीछे भगते हैं या साधु भगते हैं। क्या बात कही है। मतलब उनके जो शब्द वो यूज करते थे वो थोड़े इस तरीके के होते थे कि हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। वो वैसे जानबूझ के करते थे, वो चाहते जानबूझ करते थे कि अगर किसी का सच में एक रिएक्शन देखना है इंस्टेंट, तो उसको बैठे बैठे को यूं कर दो ना, वो छेड़ना टाइप। वो कहते थे कि मैं ना कंफ्यूज करने के लिए आया हूँ तुमको। अच्छा, आप इतने अपने आप को इतना सुरक्षित मान लिया है, अपने आपने क्या किया है कि एक एक विचार को पकड़ लिया है। जैसे आप हिंदू हो तो आपने हिंदू के विचार को पकड़ लिया और आप ये सोच रहे हो कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है या मेरा विचार जो है बहुत अच्छा है, तो वो जब आपके पास में आएंगे तो वो हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। जैसे वो नेपाल गए तो नेपाल के राजा ने उनसे कहा कि साहब आप यहाँ रहो खूब, हम आपको अच्छी फैसिलिटीज देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलना। अच्छा, मतलब एक कंडीशन लगा दी। अच्छा, तो फिर उसने बोला कि भाई मैं जब हिंदुओं के देश में आया हूँ, और आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में सिर्फ नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है हिंदू राष्ट्र है जो। हाँ। तो उसने बोला कि जब मैं हिंदू एक देश में आया हूँ तो मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो मैं किसी खिलाफ बोलूंगा। तो फिर उनको नेपाल में रहने नहीं दिया गया। तो वो उनका मानना था कि जो चीज आपने पकड़ रखी है, वो बताना चाहते थे कि आपने जो भी पकड़ रखा है वो आपकी जो पकड़ है वो ठीक नहीं, क्योंकि हम क्या कोई चीज को पकड़ते हैं तो फिर हम एक डबरे हो जाते हैं। देखा ना, तालाब का पानी इकट्ठा होता है तो गंदा हो जाता है। हाँ। नदी का पानी जो बहता रहता है निर्मल साफ है। और भगवान ने हमें इस चीज के लिए बना के तो भेजा नहीं है कि किसी चीज को पकड़ के बैठ जाओ। तो वो उनका काम ये था कंफ्यूज करना। पहले वो कंफ्यूज किया उन्होंने, पूरे भारत में कंफ्यूज की एक जो लहर पैदा की, सब दिग्भ्रमित हो गए कि हो क्या रहा है, वास्तव में हमारी बात सही भी है या गलत है। और उन्होंने जो तर्क दिए वो ऐसे अकाट्य थे कि कोई उनको काट ही नहीं पाया, आज तक भी नहीं कर पाया वो काम। फिर हुआ क्या, फिर एकदम संन्यास देने लग गए और भगवान के खिलाफ बोल रहे थे, फिर एकदम भगवान का नाम उन्होंने धारण कर लिया, एकदम मतलब यू टर्न ले लिया उन्होंने। मतलब कहीं हर जगह तोड़ रहे थे, हर जगह जाके अपनी बातों को भी तोड़ रहे थे, कहीं जाके तोड़ रहे थे। आज भी लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि आप देखोगे कि एक दिन आप जब कृष्ण के बारे में उनसे सुन रहे हो तो कृष्ण की बड़ी अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर कुछ दिन बाद में आप बुद्ध के बारे में सुन रहे हो उनसे, तो आपने देखा
कि कृष्ण की बड़ी भारी आलोचना कर रहे हैं, तो आप खुद समझ नहीं पाओगे कि यार ये क्या। कल तो ये कृष्ण की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि राज। कितना आपको सिमिलर लगता है कृष्ण जी और ओशो, मतलब विचार मतलब वो अलग बात है, उस तरीके से कंपैरिजन नहीं, विचारों में। जैसे आप गीता पढ़ो, गीता में बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो सबको अच्छी लगती है, ओशो ने इतनी सारी बातें बताई है, आपको कहीं लगता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है? देखो, भगवान कृष्ण जो है आज से करीब 5000 साल पहले पैदा हुए, बिल्कुल। और उनका जैसा दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हुआ। जो क्योंकि हम भगवान कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिंदुओं ने संपूर्ण अवतार कहा, और किसी को भी नहीं कहा। 16 कलाओं का अवतार उनको कहा जाता है। तो एक भी आदमी फिर पैदा नहीं हुआ जिसको ये कहा जा सके कि ये संपूर्ण है, जो कृष्ण की बराबरी का हो, मतलब टक्कर का हो, बराबरी का हो, ऐसा एक भी आदमी पैदा नहीं हुआ। बुद्ध जो पैदा हुए वहां से करीब 2500 साल पहले पैदा हुए। तो ओशो ने बोला है कि बुद्ध की एक धारा थी, महावीर की भी एक धारा थी, लेकिन कृष्ण की कोई धारा नहीं बन पाई। हालांकि हिंदू ये मानते हैं कि कृष्ण उनके 10 अवतारों में से एक अवतार है, लेकिन कृष्ण के बाद में जो भी कुछ पैदा हुआ है हिंदुओं में, वो कृष्ण की बराबरी नहीं कर पाया। हाँ, सही बात। और किसी भी धर्म में नहीं कर पाया। लेकिन ओशो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण की धारा का ही एक व्यक्ति और पैदा हो गया। एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल था, क्योंकि मैंने भी, जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई और ओशो के बारे में जितना मैं जानता हूँ, तो उसमें मेरे को तो ये चीजें ऐसा लग रहा है कि उनके ही विचारों को कोई आगे बढ़ाने के लिए आया है। आपको क्या लगता है स्वामी? नहीं, बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। जैसे जो आज की जो बात बता रहे हैं ना, कृष्ण 5000 साल पहले पैदा हो गए, और 100-200-500 साल पहले पैदा हो गए, तो लग रहा है कि आज की जो स्थिति है, जो अपन बैठे हैं, उसमें कृष्ण भी संयोगिक बन रहे हैं और ओशो भी वहीं पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दोनों का जो संगम, ये समय उन्हीं के लिए है, ये समय भी और आने वाला समय भी, ये समझता हूँ स्वामी जी। अब हम जैसे कि बताया था कि शिक्षा के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ओशो की जो शिक्षा है वो आज के आधुनिक युग के लिए उनका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है उनकी। तो शिक्षा के बारे में आप बताएं कि ओशो किस तरह से देखते हैं आज के मनुष्य को, और कैसे हम उसमें क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। देखो भाई, मैंने जितना पढ़ा है, जी, हालांकि सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, उनका तो समुद्र है वो तो। जी स्वामी जी। लेकिन मैंने उनकी किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, शिक्षा के विषय में पढ़ी हैं, और वो खुद एक शिक्षक थे। पहली बात तो ये है कि जो आज की शिक्षा है उसके बिल्कुल खिलाफ थी, शिक्षा नीति के खिलाफ, शिक्षा नीति के खिलाफ ही थी। ओके, ये शिक्षा इंसान पैदा नहीं करती जी, ये इंसान पैदा नहीं कर रही। आप ये देखो कि विद्यालय में एक बच्चा जाता है, छोटा सा बच्चा जाता है, वो भगवान स्वरूप होता है। हाँ, उसमें सारे गुण होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट होता है, बिल्कुल। और जब वो विश्वविद्यालय से निकलता है, जब बाहर आ रहा होता है विश्वविद्यालय से, अंतिम परीक्षा पूरी करके, तो उसमें वो एक भी गुण नहीं होता जो बच्चे में थे। जब वो सारे ओवरराइड कर दिए गए शिक्षा नीति से, बल्कि वो एक शैतान का रूप होता है जो बाहर निकलता है। निकला हुआ बच्चा समाज के लिए एक आफत होता है। समाज खुद के समझ में नहीं आता कि इस बच्चे का क्या किया जाए, क्योंकि उसमें तमाम अवगुण होते हैं। शराब वो पी सकता है, तोड़फोड़ वो कर सकता है, हिंसा वो कर सकता है, गाली गलौज वो कर सकता है। ऐसा कोई अवगुण नहीं होता उस बच्चे में जो कॉलेज से बाहर निकला नहीं। लेकिन समाज की आपने बात, समाज को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, लेकिन समाज तो इसको महसूस कर नहीं पा रहा है इस बात को। उसको लगता है नहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे बच्चा आया, बाहर आया, पढ़ के आया, तो समाज को तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का होश भी है, अवेयरनेस भी है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। होश कैसे आया, क्योंकि समाज उन्हीं से बना है। बिल्कुल। उन्हीं बच्चों तो उनके जैसे लोग मिल रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है कि उनको सपोर्ट करने के लिए आया कोई। लेकिन यदि हम आज परिणाम देखें तो आज आप देखें कि आज हमारी पूरी की पूरी सभ्यता विनाश के किनारे पे खड़ी है। बिल्कुल। हमारा पूरा पर्यावरण नष्ट हो गया है, हमारी नदियां सूख गई हैं, हमारे पहाड़ खोद डाले गए हैं, हमारे जंगल खत्म हो गए हैं। मतलब ये ओशो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा अपनी जो आधुनिक शिक्षा है उसका प्रभाव है पूरा, उसी कारण है। नदियां कैसे सूख सकती है शिक्षा के प्रभाव से? जो नदियों में जो गंदगी कर रहे हैं, हाँ, वो कौन है? वो अनपढ़ व्यक्ति है। अनपढ़ व्यक्ति गंगा को माँ समझता है। गंगा के अंदर कभी पॉलिथीन नहीं डालेगा। आप कुंभ के मेले में जाओ, सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वहां जाकर देखो कितनी गंदगी है। बिल्कुल। अनपढ़ व्यक्ति ही गंगा के किनारे जाकर कैंपेन करते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति गंगा शराब पीते हैं, बिल्कुल। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं करेगा। सारा काम पढ़े लिखे व्यक्ति कर रहा है।
आप ये देखो, गंगा के किनारे सबसे बड़ा बांध बनाया गया है टिहरी बांध, हाँ बिल्कुल। और उससे पूरे के पूरे हिमालय को खतरा है। और खूब जोर दिया गया, सुंदरलाल बहुगुणा ने आमरण अनशन तक किया और आखिर में बेचारा मर भी गया, बिल्कुल मर गया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कौन बना रहे हैं बांध? अनपढ़ पढ़े व्यक्ति लिखे बना रहे हैं। लोग। पढ़े लिखे व्यक्ति बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, गंगा नदी, जहां जहां बांध बनाए गए हैं वो सब नदियां सूख गई। यमुना का क्या हाल है? सिर्फ एक गंगा नदी है हिंदुस्तान में इस समय जो बह रही है, यमुना तो बरसाती नाला बन गई। बिल्कुल सही बात। किन्होंने बनाया ये? अनपढ़ व्यक्ति ने बनाया, पढ़े लिखे ने बनाया। कौन वहां बिजली के पावर खड़े कर रहा है वहां पर यमुना के ऊपर और गंगा के ऊपर? अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है, सब पढ़े लिखे व्यक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं आज सभ्यता में, वो सब कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है। आप ये बताओ, कोई अनपढ़ व्यक्ति आतंकवादी बनाए क्या? बन ही नहीं सकता, उसको इतनी सारी चीजों का पता ही नहीं इतने है। बम विस्फोट कर रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति कर रहे हैं। ट्रेनों में बम विस्फोट कर रहे हैं, बसों में कर रहे हैं। बम्बई में क्या हुआ? पर इसके साथ साथ अच्छी चीजें भी तो चल रही है। बम बन रहा है तो कंप्यूटर भी बन रहा है, फोन भी बन रहा है, और भी 10 चीजें हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये भी बन रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो गया कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बुरा है। तुलनात्मक रूप से कैसे? कि हम जी नहीं पा रहे हैं। बम्बई में और दिल्ली में तो हम सांस नहीं ले सकते इस समय जाकर। वहां की वायु इतनी जहरीली हो गई है कि वैज्ञानिक आश्चर्य कर रहे हैं कि इंसान वहां जी कैसे रहा है। बिल्कुल। तो विज्ञान की टेक्नोलॉजी इसलिए है कि हम आरामदायक जीवन तो जी पाए। आप बंबई में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो आपकी उम्र की जो प्रत्यांशा है वो खत्म हो गई। आपके फेफड़ों में इतना जहर भर गया वहां रहकर। तो हमने इतना जहरीले अपने शहर बना लिए हैं, अपनी वायु इतनी जहरीली बना दी है, तो फिर आप लाभ कहाँ देख रहे हो? ठीक है, वो लोग एसी में रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे गद्दों पे बैठे हुए हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते ही क्या शुद्ध है? पानी वो शुद्ध पी रहे हैं, खाना वो शुद्ध खा रहे हैं, श्वास वो शुद्ध ले रहे हैं। कुछ नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये किसका परिणाम है? ये हमारी शिक्षा का परिणाम। तो हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हम बिल्कुल मरने के कगार पे खड़े हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओशो के हिसाब से वो कौन सी शिक्षा पद्धति है जिससे नदियां वापस बहने लग जाए, जिससे अच्छी हवा मिलने लग जाए, अच्छा घर मिलने लग जाए? गद्दे तो मिल रहे हैं लेकिन नींद नहीं है, वो नींद मिलने लग जाए, नींद नहीं है, नींद। सुकून मिल जाए, वो क्या शिक्षा, तनाव खत्म हो हाँ, जाए। तनाव खत्म हो जाए। हाँ, वो कौन सी शिक्षा है जो ओशो मतलब फैलाना चाह रहे हैं? ये अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले ओशो ने सिर्फ एक बात कही है कि शिक्षा को ध्यान से जोड़ो। ओके। जब तक, अब क्या हो रहा है कि हम शिक्षित तो हो जाते हैं, हमारा दिमाग बड़ी सूचनाओं से भर जाता है, हम बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हो जाते हैं, एजुकेट हो जाते हैं जी, हर चीज कर सकते हैं हम, लेकिन हम इंसान वैसे के वैसे हैं। हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन हमारे अंदर वैसा कौन सा क्रोध आता है? वैसी वैसी महत्वाकांक्षा है, वैसी वैसी ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, हिंसा है। और फिर वो शिक्षा का गलत इस्तेमाल किया जाता है उन सब चीजों में। भाई, हमारी शिक्षा हमको विशेषज्ञ बना रही है, हमको बहुत अच्छा कुशल तो बना रही है, लेकिन इंसान हमको एक अच्छा इंसान नहीं बना रही हमारी शिक्षा। और एक बंदर के हाथ में हमने एक तरह से तलवार दे दी है। तलवार चलाना तो अच्छा जान रहा है, लेकिन किस पर तलवार चलाई जाए ये नहीं पता, और वो है भी बंदर। ये बहुत अच्छी बात आप। तो हमारी शिक्षा को उसको बोलते हैं कि जब तक आप ध्यान से नहीं जोड़ोगे तब तक ये शिक्षा व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर गुण तो है ही नहीं। कहाँ उस शिक्षा को उपयोग किया जाए, किन परिस्थितियों में उनको उपयोग किया जाए, कुछ भी नहीं मालूम उसको। इसी के चलते वो फिर विनाश वाली चीजों, जैसे आतंकवादी बन रहे हैं, बम बना रहे हैं, वो कुछ उनके पास स्किल तो है ही बनाने की, अब वो बम की जगह कुछ अच्छा बनाएंगे। अगर आप बोल रहे हो कि उसको ध्यान से जोड़ दे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी जी। बच्चे को पहले ध्यान सिखाओ। जैसे गांधी जी ने बोला था ना कि बच्चे को सबसे पहले चित्र बनाना सिखाओ। वो बोलते थे कि भाई क्या कबूतर या अनार मत पढ़ाओ, बच्चों को पहले चित्र बनाना सिखाओ। ये गांधी जी ने बोला है, ओशो ने बोला है? ये गांधी ने बोला है बात कि बच्चों को पहले चित्र बनाना सिखाओ। इसी तरह ओशो ने बोला है कि बच्चा जब आपकी स्कूल के अंदर आए तो सबसे पहले उसको ध्यान सिखाओ। जैसे हमारी प्राचीन एजुकेशन जो थी, गुरुकुल थे जो, गुरुकुल उसमें सबसे पहले ध्यान सिखाया जाता था।
सबसे पहले ध्यान सिखाया जाता था और उसके बाद में उससे और विद्याएं सिखाई जाती थी। मतलब ओशो ये बोलना चाहते हैं कि अगर ध्यान जोड़ दिया जाए तो बच्चा पॉजिटिव साइड की चीजें सीख सकता है। इसमें गुण आ जाएगा, नैसर्गिक रह सकता है साथ में, नैसर्गिक ये वो- कि वो कुरीतियां नहीं आएगी, कुटिलता नहीं आएगी उसके दिक्कत अंदर। नहीं आएगी, वो जी। उतना जी। ही इनोसेंस रह सकेगा हाँ। ध्यान के साथ। लेकिन ध्यान उसका बढ़ता रहना चाहिए, मतलब ध्यान उसका अनिवार्य अंग होना चाहिए शिक्षा का, तो ही हमारी शिक्षा सफल है, वरना हमारी शिक्षा ऐसे। बिल्कुल सफल नहीं है। स्वामी जी, मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आज जो युवक जिस कगार पे खड़ा है, आज का युवक, मतलब भारत का नहीं पूरे विश्व का युवक अपन माने, तो जैसे आपने बताया कि विध्वंसक हो गया है, उस तनाव में है बहुत ज़्यादा वो, और उसको पता नहीं कि रास्ते क्या है, कहाँ जाना है, रियलिस्टिक नहीं रहा है वो, सब कुछ मतलब काल्पनिक सा हो गया उसके लिए। जैसे सोशल मीडिया उसके बाद और ज़्यादा कुछ वो इस तरह से, मतलब सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। तो ओशो की शिक्षा और आज का युवक, मतलब इनका क्या, मतलब हम क्या कर सकते हैं जो युवक उन माया जाल से, जंजाल से बाहर निकल के एक नैसर्गिक और वास्तविक जीवन की तरफ लौट सके वो, तो उस बारे में आप ओशो कहाँ पाते हैं? मतलब वो सुसाइड तक कर रहे हैं आज हाँ, के मतलब बच्चे, स्थिति इतनी हर दिन नए नए विकट केस। हो गई है, और कुछ जो स्ट्रेस, जैसे आप सुसाइड की बात आई तो कंपटीशन इतना हो गया है, तो उसको अपन कैसे एक लेवल पे बैलेंसिंग कर सकते हैं कि युवक अपना विकास भी कर सके और वो चीज़ें वो फेस ना करे, उसके लिए ओशो ने क्या बताया, किस तरह हम इसको मतलब कर सकते हैं? देखो, ओशो ने जो अपनी किताब लिखी है वो ये है शिक्षा में क्रांति। जी। उसमें बार बार आप पढ़ोगे, वो बोलते हैं कि महत्वाकांक्षा जहर। ओके। हम बच्चे हमारे पास में आते हैं, स्कूल में आते हैं, 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, तो हम सभी से बोलते हैं कि तुमको प्रथम आना है। बिल्कुल ठीक बात। और वो बच्चे शुरू से ही प्रथम आने की दौड़ में लगा, और एक बच्चा बाकी 29 बच्चों का दुश्मन हो जाता है अचेतन रूप से। और हर बच्चा ये सोचता है कि मेरे को इन 29 बच्चों को परास्त करना है, इन सबसे आगे पहुंचना है, प्रथम स्थान मेरे को प्राप्त करना है। तो प्रतिस्पर्धा वहीं से शुरू हो गई। फिर हमें दो प्रकार की शिक्षा देते हैं बच्चों को। एक तो ये कहते हैं कि आप सबको प्रेम से रहना है, आप सब एक दूसरे के भाई हैं। फिर उनको ये भी कहते हैं कि आप सबको प्रथम आना है, पहला स्थान आना है। अब दो विरोधी बातें एक साथ हम बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं। उसको ये भी करें प्रेम से भी रहना है, और उसको ये भी करें कि इसको परास्त भी करना है। मतलब बच्चे को कंफ्यूज कर दिया कि क्या करें। कंफ्यूज कर दिया। हाँ। ठीक है, अब उन 30 बच्चों में एक ही बच्चा आएगा प्रथम, फर्स्ट तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, बाकी वो 29 लूजर हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक साल की बात है, अगले साल हो सकता है वो जो प्रथम आया था वो लूजर बन जाए, तो 30 के 30 ही लूजर हो गए। तो होगा क्या कि 100 में से एक ही बच्चा प्रथम आएगा, बाकी 99 लूजर हो जाएंगे। तो वो जो 99 लूजर हो जाएंगे, उनके मन में एक हीन भावना आ जाएगी, और दुनिया उस एक सफल बच्चे से नहीं बनेगी, वो तो दुनिया वो 99 बच्चे बनाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और वो पूरी जिंदगी एक हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे कि हम लूजर थे, हम पीछे थे। तो उनके अंदर एक द्वेष हमेशा बना रहेगा, परमानेंट उनके अंदर एक द्वेष ये सब कंपटीशन के चक्कर में हो रहा है। चक्कर में तो हमने शुरू में ही बच्चे के अंदर कंपटीशन डाल दिया, और कंपटीशन से उसके अंदर एक द्वेष पैदा हो गया, महत्वाकांक्षा पैदा हो गई, मेरे को सबसे आगे निकलना है। ठीक है, तो वो संसार को, पूरे संसार को एक दुश्मन की तरह देखेगा, बिल्कुल मित्र की तरह नहीं देखेगा। जिससे कंपटीशन करना है, हम उसको बोलते हैं बच्चे को कि ये संसारिक संघर्ष है, इसमें तुमको सफल होना है। तो जहाँ संघर्ष है वो तो युद्ध है, सही बात। और जहाँ युद्ध है वहां तो सब आपके दुश्मन है। तो मतलब हमारी ये रिक्वेस्ट है टीचर्स से और पेरेंट्स से भी कि बच्चों को इन भ्रांतियों में मत डालो कि भाई फर्स्ट आना है, जीत रहा है, ये होना है, वो होना है। हर बच्चा यूनिक है। हो सकता है कोई बच्चा रटने में बड़ा कुशल हो, किसी चीज को याद करने में बहुत कुशल हो, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा रचनात्मक काम में बहुत कुशल जी, कोई दौड़ने में बहुत कुशल हो। अब हुसैन बोल्ट को आप कह दो कि नहीं भाई तेरे को तो लता मंगेशकर बनना है, बिल्कुल, तो वो हुसैन बोल्ट तो कभी बन ही नहीं पाएगा, सही बात। और ना कभी वो लता मंगेशकर बन पाएगा। या सचिन तेंदुलकर को बोल दो कि भाई नहीं तेरे को तो खेलना नहीं है, तेरे को माइक टाइसन बनना है आपको, तेरे को तो टाइसन बनना है, तो टाइसन तो कभी बन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, और ये चीज प्रतिभा सामने नहीं आएगी। ये चीज बच्चे को कैसे पता लगेगी कि क्या प्रतिभा है हाँ, उसमें? ये हमारा पूरा जैसे आज के दिन एक, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज के दिन जैसे आपने जो एग्जांपल दिया कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, उसेन बोल्ट, अभी रिसेंटली जो बहुत चर्चा में रहते हैं विराट कोहली, ये सारे लोग अपने किसी एक लाइन में बहुत टॉप लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है कि जिस टाइम पे उनको इन सब चीजों की समझ नहीं थी। विराट कोहली जैसे 7 साल की उम्र से, ऐसा बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है, कि 7 साल की उम्र से उसकी एकेडमी स्टार्ट हो गया था प्रोफेशनली। बिल्कुल। वो अब 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा तो ये सब कुछ नहीं समझ सकता है कि मैं विराट कोहली बनूंगा। तो वहां पे
वो चीज बच्चों के अंदर आए उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो हर बच्चा एक यूनिक होता है, अनूठा होता है। उस जैसा ना कभी पहले पैदा हुआ और ना कभी आगे होगा। वो अकेला है और उसको ईश्वर ने जो बनाया है अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ बनाया है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को आदर्श देते हैं कि तुम्हें विराट कोहली जैसा बनना है, तुम्हें विवेकानंद जैसा बनना है, तुम्हें भगवान राम जैसा बनना है। लेकिन वो खुद कुछ लेके आया है जो राम में भी नहीं था। हाँ, ना, जो राम में भी नहीं था। यदि उसका फूल पूरी तरह खिले तो उसमें जो श्वास आएगी, उसमें जो सुगंध उठेगी, वो एक अद्भुत अलग होगी, वो अलग होगी, अलौकिक होगी, अलग होगी। राम जैसा दूसरा राम कभी पैदा नहीं हो सकता। हम 5000 साल से शिक्षा दे रहे हैं कि राम जैसा बनो, नहीं बना पाए, कोई नहीं बना पाए। लेकिन जो वो बनना था उनको, वो भी नहीं बन पाए, वो भी नहीं बन पाए। ये तो हमें सबसे पहले बच्चे को आदत देना बंद करना चाहिए और हमें बच्चे को एक माहौल देना चाहिए कि तेरे अंदर जो क्षमताएं हैं वो पूरी पूरी विकसित हो। हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे करेंगे नहीं बेटा तेरे को इसी दिशा में भागना है, तेरे को इसी दिशा में काम करना है। आज की जो एजुकेशन है वो क्या है कि हम पूरे 12 महीने पढ़ाते हैं बच्चे को, फिर 3 घंटे उनकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है? और वही फिर उनकी जिंदगी डिसाइड करता है। जो 12 साल मतलब 12 महीने वो बच्चा पढ़ा है ना, और उसको 3 घंटे में उसको उल्टी करनी है उसकी। अब हो सकता है उस 3 घंटे में उस समय उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो, वो ना कर पाए वोमिट अच्छे से, ना कर पाए या ये हो सकता है कि उसी समय उसी दिन उसके परिवार में कुछ अप्रिय घटना हो गई हो, है ना? कुछ भी सिचुएशन बन सकती है कि परीक्षा सुबह हो रही थी और वो सुबह बहुत ताजा नहीं रहता हो, उसका माइंड शाम को चलता हो, बिल्कुल सुबह नहीं चलता हो। तो मतलब आप कुल मिला के देखते नहीं है, कुल मिला के आप 12 महीने की नॉलेज का 3 घंटे में परीक्षा कैसे ले सकते? कैसे ले सकते? सही बात। तो मतलब कुल मिला कहने की बात है कि परीक्षा प्रणाली ही गलत है। क्या परीक्षा नहीं होनी चाहिए क्या बच्चों की? नहीं, परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा सतत होनी चाहिए। सतत होनी चाहिए। सतत परीक्षा क्या होती है? अब चल रही है, बहुत सारे लोगों ने इस बात को महसूस किया है। नहीं मतलब इसका मतलब क्या है सतत परीक्षा का? सतत परीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे हमेशा गुरु की नजर में बच्चा एक परीक्षा की नजर में हो, उसको मालूम ही नहीं पड़े एक परीक्षा होगी, ओके, और उसको अंक मिल जाए, मतलब अपरोक्ष रूप से उसी परीक्षा होती रहे और उसके अंक के अपने आप ही जुड़ते रहे, उसके आधार पे मतलब उनको मार्किंग की साल के अंत में बता दी जाएगी तेरे इतने मार्क मिले। मतलब स्पेसिफिक इसके लिए तैयार किया जाए बच्चे को जी कि बेटा अपना व्यवहार सही रखो, जो भी आप एजुकेशन में देना चाहते हो, लक्ष्य डिसाइड कर रहे हो शिक्षा का, ठीक है, वो बच्चों को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि मेरे को एक कोऑपरेटिव होना है, सबके साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार, संवेदनशील रहना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाहे बच्चा कम पढ़ ले, चाहे बच्चे को नॉलेज कम हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अच्छा इंसान बने। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सब कुछ करो लेकिन ध्यान से दूर मत करो, क्योंकि ध्यान ही है जो उसको सही जगह लेके जाएगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ बाहर के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहा है। बिल्कुल। अब आश्चर्य की बात है ये कि हमारी शिक्षा यही नहीं समझा पाई उस बच्चे को कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, और वो इतने डिप्रेशन में कैसे चला गया। हम उसको वो सपोर्ट ही नहीं दे पाए, हम उसके अंदर वो एक पर्सनालिटी नहीं, जीवन के विषय पर तो कोई बात ही नहीं हो रही शिक्षा में कहीं पे भी कि जीवन क्या है, आप क्यों हो, क्या करने आए हो, मतलब रियल में अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। सब सिर्फ कंपटीशन और कंपटीशन इसी पे लगे। तो बोला ये कि ये कंपटीशन एक जहर है। अभी एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उसमें 2 बच्चे होते हैं जो बड़े भारी दोस्त होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कंपटीशन डाल दिया जाता है कॉलेज के अंदर कि भाई एक ट्रॉफी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, ये कौन लेगा, प्राप्त करेगा वही कॉलेज का विजेता होगा। उस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए वो दुश्मन बच्चे जो भी दोस्त थे बहुत अच्छे, हाँ, भारी दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। और उनके अंदर जो दुश्मनी पैदा होती है वो चले भी जाते हैं कॉलेज से भी, तब भी उनकी दुश्मनी बरकरार रहती है। फिर एक बार ऐसा समय आता है कि जब वो वापस आते हैं कॉलेज में, तब वो समझते हैं इस बात को कि यार हमने गलत कर, ये नहीं करना चाहिए, अब देखो लास्ट में क्या होता है, उसमें फिर वो दोनों बच्चे बाहर आते हैं, स्टेडियम में आते हैं और फिर कहते हैं कि हम फिर से दौड़ लगाएंगे। उनकी दुश्मनी शुरू हुई थी दौड़ से, फिर वो कहते हैं कि आप फिर हम दौड़ लगाएंगे, लेकिन इस बार कैसे लगाएंगे, दोस्ती के साथ, कंपटीशन नहीं लगाएंगे, दोस्ती से दौड़ लगाएंगे। बिल्कुल। अभी एक हाल में ही एक अखबार में घटना आई है, अमेरिका में एक ऐसा कंपटीशन हो रहा था कि बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और बता दिया गया कि भाई तुमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है दौड़कर, और जो प्रथम आएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। आम बात है। तो सब बच्चे एक साथ दौड़ने लग गए। उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो विकलांग था,
तो वो दौड़ नहीं पाया और वो गिर गया, वो गिर के नीचे पड़ गया। तो बाकी एक बच्चे ने देख लिया उसको गिरते हुए, तो वो वापस मुड़ा और उस बच्चे के पास में आके खड़ा हो गया और उसको संभालने लग गया। तो बाकी जो बच्चे दौड़ रहे थे वो भी धीरे धीरे खड़े हो गए सब, और वो सब वापस आए, सब सारे बच्चे। देखो हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, बड़ों के अंदर, बच्चों में है, लेकिन बच्चे सारे वापस आए, उस विकलांग बच्चे को खड़ा किया और फिर उसको साथ लेके दौड़े और सबने एक साथ क्रॉस लाइन पार की। क्या बात। और यहीं पे अगर और पढ़े सबको लिखे लोग फिर होते, ट्रॉफी मिली, सबको, उन सब बच्चों को ट्रॉफी दी गई। ये और यही अगर अपने शिक्षा इस वाले- भाव से होनी इस चाहिए। भाव से होनी चाहिए। अपनी नीति के हिसाब से तो जितने भी समझदार लोग हैं वो सारे जीतने में लगे रहते कि वो पढ़ जाएगा, कर देंगे, अपन तो फर्स्ट आते हैं। बिल्कुल। जब आप इस में लगे हो, मुझे जीतना है, तो फिर सब दुश्मन हो गया। सब मतलब दुश्मन हो अब फिर जैसे आप अच्छी दुनिया नहीं बना सकते। स्वामी जैसे आप बता रहे हो अमेरिका की जो घटना, तो ऐसा मतलब लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। बदल रहा है, शिक्षा बदल रही है धीरे धीरे। अब जैसे ये सारी चीजें ओशो के देश नाम पर है। जी जैसे 3 इडियट फिल्म आई, हाँ बिल्कुल वो पूरी ओशो के देश नाम पर है। बिल्कुल। और उसने कितना चेंज कर दिया। पहले हम लगे रहते थे अपने बच्चे के पीछे कि तेरे को इंजीनियरिंग बनना है, हाँ, तेरे को बिल्कुल। डॉक्टरी बनना है, लेकिन आज गार्जियंस कहने लग गए बच्चे को कि बेटा जो तेरे को बनना है वो बन। तो एजुकेशन तेरे में पर जबरदस्ती नहीं है। हाँ ये कहाँ से आई? जी। ये ओशो देशना से आई। और पूरी की पूरी जो फिल्म है 3 इडियट, पूरी ओशो देशना पे तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव, थोड़ा सा अपनापन और संवेदनशीलता लाने के लिए मतलब फिल्मों का भी प्रभाव पड़ सकता है। फिल्म माध्यम बन सकती है। इंस्पायर होकर फिल्म बनी है। ओके, नहीं पूछ रहा हूँ कि अगर फिल्म ऐसी इस तरह मूवी बने तो वो उससे प्रभाव मतलब बदल सकता है माहौल। जैसे फिल्म आई थी तारे जमीन पर, बिल्कुल आई थी। उस पे कितना सुंदर, प्रभाव पड़ा, बहुत सुंदर। कितना प्रभाव पड़ा बच्चों बिल्कुल, को। स्वामी जी आप भी तो शिक्षक है ना बाय प्रोफेशनल, आप लेते हैं परीक्षा? परीक्षा तो लेनी पड़ती है। तो कुछ क्या फर्क है आपकी परीक्षाओं में और बाकी शिक्षकों की परीक्षाओं ये में? आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा जी। जब शुरू में मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर एक टेस्ट चल रहा था, तो मेरे को प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई तू टेस्ट ले ले। सब ले लो मैं टेस्ट। तो मैंने बच्चों को टेस्ट दे दिया और मैंने उनसे कहा कि बेटा ऐसा करना, अपने घर जाना और इस टेस्ट को हल कराना करके और कल मेरे को कॉपी दे देना। ठीक है, सब बच्चों को बोला? सब बच्चों को बोल दिया। बच्चे चले गए और दूसरे दिन किसी टीचर ने प्रिंसिपल साहब को बुलाया, पेपर साहब ये उदय सिंह गुरु जी तो ये कर रहे हैं। हाँ। बच्चे अपनी टेस्ट कॉपी लेकर घर पहुंच गए, तो उन्होंने मेरे को बुलाया प्रिंसिपल साहब ने और कहा कि यार ये क्या कर रहा है, तुमने टेस्ट दे दिया और बच्चों को घर भी भेज दिया और कहा कि तुम खुद कर लेना और अपनी किताब में से देख के कर लेना। ये किस तरह की परीक्षा हुई? तो मैंने उनको समझाया कि आजकल इसी तरह की परीक्षाएं हो रही, बच्चे को दे दो प्रश्न, लेकिन प्रश्न इसी तरह के दो कि बच्चे को किताब पढ़नी पड़े, वो ऐसे नहीं रटाई लिख सके उसको उत्तर। नहीं ले पाए और अपनी बुद्धि से उसको सोचना पड़े कि इसका प्रश्न का क्या उत्तर मैं दूं। तो मैंने उनको 12 घंटे का समय दिया है, वो 12 घंटे उस किताब को पढ़ेंगे जिसमें से टेस्ट लिया गया है और सोचेंगे और फिर वो लिखकर लेके आएंगे। रटेंगे नहीं लेकिन। रटेंगे नहीं। अब देखो अभी क्या हुआ है, नई जो एजुकेशन नीति आई उसमें यही है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी चेंजेस है, बदलाव है। ये क्या आ गया, जो ओपन जो परीक्षा होती है जी, उसमें किताबें रख दी जाती हैं बच्चों पर, आप किताबों में देखो और करो। तो आपको नहीं लगता कि आपको इस चीज को, जब इतनी अच्छी सोच है, चलो मतलब थोड़ा सा लीग से हटके सवाल है एक, बट मेरा मन कर रहा है पूछने का कि जो ओशो के जो सन्यासी हैं उनको ओशो ने सन्यास किस लिए दिया है? कि वो खुद को सुधारे या समाज को सुधारे? ओशो ने किसी को सन्यास नहीं दिया, सन्यास हमने लिया है। चलो आपने सन्यास लिया है, तो भाई दो तरीके के लोग हैं, एक तो नॉर्मल लोग घूम रहे हैं, एक ओशो सन्यासी हैं। भाई नॉर्मल लोगों को अगर कुछ समझना हो तो ओशो काफी है समझाने के लिए, लेकिन नॉर्मल तो हम सभी हैं, नॉर्मल तो हम सभी नहीं, हैं। कोई स्पेशल नहीं है कि सन्यासी हो गए, ओशो के फॉलो स्पेशल हो गए। मैं शायद मेरा सवाल सही तरीके से रख नहीं पा रहा हूँ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। जैसे आपके अंदर इतनी चीजें ओशो के माध्यम से, उनकी देशनाएं आपके अंदर पहुंची हुई है जी, आपको नहीं लगता कि आपको ये देशनाएं और आगे पहुंचानी चाहिए किसी दूसरे इंसान में? देखो जो भी ओशो से प्रभावित है, ओशो का प्रेमी है, ओशो के विचारों को समझता है, वो उसको भी एक पीड़ा हो जाती है कि मैं अपने विचारों को पहुंचाऊं। स्वामी जैसे आपने भी कभी ओशो को पढ़ा होगा, हाँ, तो आपके अंदर भी एक पीड़ा पैदा होगी। तभी आज बैठे हैं। इसलिए मैं बैठा। हाँ, इसलिए बिल्कुल। मैं ओशो के विचारों को सही प्रकार से पहुंचा पाऊं। बिल्कुल। तो ये युग ओशो का है। जैसे अभी एक ओझा सर हैं दिल्ली में जो कंपटीशन कराते हैं बच्चों को, वो बोल रहे थे कि 80% ऑफिसर, 80% नेता, 80% अभिनेता ओशो पढ़ रहे हैं। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम ओशो से प्रभावित हैं। अभी वो क्या नाम, और आज स्वामी मैं बीच में रोक रहा हूँ, आज से
30 साल पहले 20 साल पहले कोई ओशो का नाम लेने को तैयार नहीं था। लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये युग ओशो का है जी। और बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि ओशो की जो शिक्षा है इतनी प्रासंगिक है। आपने बदला है किसी को? नहीं, किसी को बदलने की जिद कभी मत करो। नहीं, खुद को बदल मतलब लो। ये सुविचार किसी में डाले आपने? नहीं, डालना नहीं चाहिए, डालना नहीं चाहिए। आप खुद को बदलो। ओशो ने अक्सर बोला है, हमेशा बोला है, कभी दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, कभी मत करो, क्योंकि उसका खुद का भी तो एक अहंकार है, वो क्यों बदलेगा? खुद का अपना ओरा है, आपको आप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप कौन हो दूसरे को बदलने वाले? ठेका दिया किसी ने आपको कि आप उसको बदलो? सही बात है। आप खुद को बदल लो, पर्याप्त है। और अगर बदलने लग गए तो फिर वही जिस चीज का उन्होंने विरोध किया है वही काम वो आप चीज करने आप लग करने गए। लगे, बिल्कुल ओशो सीधी ने बात है। स्पष्ट बोला है कि आप खुद को बदल लो, बस ये आप आपका हर आदमी स्वयं को बदल ले पर्याप्त है, फिर जरूरत अपने आप ही समाज होना बदल जाना है। भाई एक ईंट में लगी एक दीवार भी यदि सोने की होगी तो आपने बहुत बड़ा योगदान दे दिया। आप खुद बदल गए तो इससे बड़ा आप योगदान नहीं दे सकते समाज में। और हर व्यक्ति खुद को बदल ले तो फिर बात ही खत्म, बात ही खत्म, सारे सभी ओशो के बराबर ही पहुंच जाएंगे। बदलने की जरूरत नहीं। स्वामी जी, बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं ओशो के बारे में। अभी आज के दिन जो चीजें चल रही है, मतलब इवन इंक्लूडिंग यू एंड मी, और छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब आज के दिन कहाँ, मतलब लोगों को लग रहा है कि वो अकेले हो गए, अकेले एकांत में बैठे रहते हैं, लेकिन वो एकाकी नहीं हो रखे हैं, वो लोगों की बताई हुई बातों के बीच में फंसे पड़े, सोशल मीडिया देख रहे हैं और चीज़ों में घुसे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से सारी शुरुआत गलत चीज़ों की यहीं से स्टार्ट हो रही है कि ना वो ध्यान कर पा रहे, ना कुछ और कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि ओशो की देशनाओं के को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, सॉल्यूशन तो आ ही गया, सॉल्यूशन तो आ ही गया। जैसे आपके पास मोबाइल है, हाँ, आप भी सोशल मीडिया पर बड़े सक्रिय हो, लेकिन फिर भी आप बड़े परेशान हो गए उस चीज से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यार क्या कर रहा हूँ? ना तो रात को नींद आ रही है, ना दिन को चैन पड़ रहा है, ना खाना से ढंग से पच रहा है, ना मैं समाज के साथ में घुल मिल पा रहा हूँ, ना परिवार के साथ में अच्छी तरह से बात कर पा रहा हूँ, ना अपने साथियों के साथ में ढंग से बात कर पा रहा हूँ। अमेरिका में तो नो फोन क्लब चल गए। बिल्कुल। वहाँ तो शुरुआत हो गई इस चीज की कि युवक क्लब बना रहे हैं जो कोई कि हमें फोन यूज ही नहीं करना, कोई फोन यूज नहीं करना, किसी तरह का फोन यूज नहीं करना, बल्कि एक दूसरे से बात करनी तो पत्थर लिख के वो बात करते हैं। अच्छा, इतना चेंज है? अमेरिका में शुरू हो गया। क्या हमारे बात? पास तो 50 साल बाद में आएगा जब हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जब। हाँ, क्योंकि 90% लगता है करीब 90% समय, मतलब युवा भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी इसी में बर्बाद कर रहे हैं फिलहाल। ये चेंज ओशो के तो है ही। जब किसी चीज का दुष्परिणाम आप अच्छी तरह देख लोगे तब आप खुद ही उनका सॉल्यूशन निकालने लग जाओगे, खुद ही सोचने लग जाओगे क्या करूं। हमारे एक मिलने वाले की बच्ची है, वो भी इंजीनियर है और बहुत आगे तक भी गई है, अच्छे पैकेज पे काम कर रही है, लेकिन वो अभी पुणे गई है, काम के सिलसिले में गई है पुणे। और उसके फादर मेरे को बता रहे थे कि मेरी बेटी ने पूरे 1 महीने का रजिस्ट्रेशन करवा लिया पुणे आश्रम में, सिर्फ सक्रिय दान करने के लिए। और पूरे दिन का चार्ज दिया उसने, 18,000 रुपए दिए उसने 1 महीने के, और सिर्फ वो सक्रिय दान करने के लिए जा रही है। तो वो हमारे अंदर से तो गई है। यानी हमने ये दुष्परिणाम हम इसका भुगत रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमको इतना समाज से काट दिया है और खुद से भी काट दिया है। और खुद से कटने से हम इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने परेशान हो गए हैं कि हम खुद मजबूर हो गए सोचने के लिए अब क्या करें। जैसे आपकी स्थिति आई, हम खुद ही सोचते हैं। जैसे आदमी अवेयर होगा तो उसको मालूम चलेगा, उसको पता लगेगा। जब मालूम चलेगा तो निश्चित रूप से ध्यान की तरफ ढूंढेगा रास्ते ढूंढेगा, उसकी तरफ ही आए, लेकिन वो निश्चित रूप से खुद की तरफ आएगा। और खुद की तरफ आप देखो, ध्यान से ही आ सकते हो। खुद को जानना हो तो ध्यान के अलावा और कोई मार्ग। मतलब जो अभी इन सब चीजों को लेके वो स्टेज आगे, जैसे वो खुद ही बोलते हैं कि किसी भी काम को करना है तो उसको प्रचंड मात्रा में कर दो, हाँ, जिससे खुद ही उससे तुम उसकी सारे दुष्परिणाम देख के उससे अपने आप दूर हो जाओ। मैंने छोटा फोन ले लिया भाई, छोटा फोन ले लिया और उसमें BSNL सिम डलवा दी, जो कभी पकड़े और कभी नहीं पकड़े। और इन सब चीजों से एक ये भी तो है ना कि भाई जरूरत की भी तो सामान है ना, वो उसका क्या सॉल्यूशन निकालेंगे फिर हम। मैं भी यही सोचता था यार, मैंने BSNL फोन ले लिया और इसमें ना नेट है तो कैसे काम चलेगा। मैं स्कूल में जाता तो आजकल तो टीचर बिगर नेट वाले मोबाइल के बिना तो काम ही नहीं कर सकते। लेकिन सारा काम कुछ भी नहीं रुका। अटेंडेंस कैसे लगाते हो आप? सब अटेंडेंस के लिए सब टीचरों के पास मोबाइल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक टीचर ही सबके अटेंडेंस लगा देगा। सही बात है, अटेंडेंस लगा सकता है। सब काम हो सकते हैं, बिगर मोबाइल के भी हो सकते हैं। और ये मोबाइल तो
20 साल पहले तो हम ये सोचा करते थे, मैं और स्वामी जी 25 साल पहले बैठे रहते थे खेतों में, ये सोचा करते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा जब हम मोबाइल से घर से फोन करेंगे खेत में कि पापा जी आ जाओ चाय पी लो। चाय पी लो, हम डिस्कस होता था हमारा। उस 25 टाइम साल मोबाइल, पहले की तो उस टाइम बात है। मोबाइल था भी नहीं भारत में। उससे पहले क्या दुनिया जी नहीं रही थी? नहीं जी रही थी बिल्कुल, लेकिन टाइम के साथ चलना भी तो जरूरी है ना। अब जैसे मान लो एक तो हम 50 बच्चों को कुछ सिलेबस दे कि आप जैसे आपने बताया कि पत्र लिख के भेज रहे हैं, एक तो 50 लोगों को सिलेबस दे। वही चीज आज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सिंगल क्लिक पे 50 लाख बच्चों के पास एक सेम मैसेज जाता है। हाँ, देखो, ये बहुत तो अच्छी इन बात है। इन चीजों को हम ऐसा नहीं है कि अगर हम इधर की साइड चले गए, हाँ। फोन छोड़ दिया, ध्यान में लग गए और फोन अगर बिल्कुल साइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें भी तो छूट रही होंगी ना। बहुत छूटेंगी, सुंदर, बहुत बिल्कुल। सुंदर कहा आपने। देखो, मैं जिस दिशा में गया हूँ वो तो बिल्कुल अपोजिट दिशा है, वो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, होना तो ये चाहिए, बैलेंस चाहिए। कि फोन भी रखो और उस पे टाइम भी खराब मत टाइम करो, भी खराब मत हाँ, करो। उसके लिए उसमें अवेयरनेस चाहिए ना, उसमें अवेयरनेस चाहिए और वो आएगी ध्यान से। वो आएगी। ध्यान से। भाई सारे मर्ज का वो तो एक ही बात बोलते हैं, सब बीमारियों का एक इलाज है और वो है ध्यान। कि कोई भी एक कोई टॉपिक इलाज पकड़ो, उसके लिए आसपास की चीजें देखो और ध्यान में बैठो, तुम्हें अपने आप Awareness सच्चाई तभी पता लग जाएगी। आएगी, आप तभी आ सकती है जब आप खुद के अंदर, आपके अंदर कोई पर्सनालिटी पैदा हो, खुद आप अच्छा और बुरा सोच सके अपने लिए। और इस ध्यान के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी में आई भी। स्वामी जी, एक छोटा सवाल मेरे दिमाग में आया है अभी कि शिक्षा में या जैसे जो सिस्टम है अपना, उसमें ओशो की दृष्टि से हास्य की क्या भूमिका है? देखो, अच्छी बात पूछी आपने। हम जब प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना बहुत सारी चीजें करवाते हैं, तो मैंने सबसे पहले प्रार्थना में बच्चों को हंसना सिखाया। ये बहुत क्यों हंसना, क्या भूल गए क्या बच्चे? बच्चे ही नहीं भूले, सब बड़े भूल गए। हम सब भूल गए। हंसाने वाले ही हंसाना भूल गए, तो हंसने वाले तो हम भूलेंगे ही। सब भूल गए। तो मैं तो प्रार्थना हो जाती, फिर उसके बाद में बच्चों से बोलता कि चलो बच्चों हंसते हैं, हंसते हैं। है ना। तो मैंने 2-4 बार करवाया उनको, फिर किसी दिन नहीं करवाता तो बच्चे खुद ही कहते हैं गुरुजी आज हंसाएं। ऐसा है नहीं, क्या हंसाओ, बात। गुरुजी हंसाओ। और बच्चे इतने मतलब आनंद लेते हैं उसका हंसने का, जिसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। बच्चा हंसना चाहते हैं, बिल्कुल लेकिन हमने उनको मौका ही नहीं दिया। रोक रखा है उनको हमने। तो हास्य, जैसे भाषा में रूसिया में एक परमानेंट होता है हंसने की कला सिखाई जाती है बच्चे को। अच्छा, हाँ, कल ही मैं उस प्रश्न सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि रशिया में तो परमानेंट बच्चों को सिखाया जाता है कैसे हंसा जाए, और इतने भारी प्रभाव पड़े हैं बच्चों के कि बच्चे कम बीमार होते हैं, ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल। यदि आप बच्चों को 10 मिनट हंसाओ क्लास में और फिर उसके बाद में आप उसी क्लास लो, बच्चों को पढ़ाओ, तो उनकी लर्निंग जो होती है बहुत अच्छी होती है। आप फोन भी नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये देश विदेश की बातें आपको कहाँ से पता लगता फिर आप जैसे भाई क्या काम ये अक्सर ये पूछा जाता है मेरे से, है? लोग पूछते हैं कि यार भाई साहब आप फोन भी नहीं रखते, फिर आप इतने अपडेट हाँ वही तो, अब 4-5 एग्जाम्पल आपने बाहर के बता दिए। फोन आप रखते नहीं हो, तो ये हवा में है, ये कोई मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है आपको। हवा में है बहुत सारी चीजें, आप अपने कान और नाक खुले रहो, खुले रखो, सब आपस से सब मिल जाएगा, कुछ ना सब कुछ मिल जाएगा। कोई जरूर नहीं है मोबाइल चलाना, लेकिन ऐसा मत करो, बंद मत करो। बंद मत करो, अवेयरनेस रखो और बीच का रास्ता अपनाओ। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है ना कि मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है, मध्यम मार्ग से उत्तम मार्ग है। मध्यम मार्ग ही अपनाना हमारे लिए सबके लिए। हाँ, चलो स्वामी जी, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई, मतलब जो एक्सपेक्टेशन मेरे को तो आपसे थी वो बिल्कुल नहीं, मेरे को उससे कुछ आप- ऊपर ही मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे को मौका दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक और शिष्य। ये सब अरे स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं आप यार। मैं स्वामी जी नहीं हूँ, मेरे को भी टाइम लगेगा बढ़ने में। मेरे को मैं इस चीज में मेरा जुड़ने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि मैं भाई खुद से आज अगर सीखने जाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैं उसी स्टेज में पहुंच जाऊंगा कि भाई जब कुछ कर नहीं पाऊंगा, दिमाग आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उनके मजे नहीं ले पाऊंगा। ये भी वही काम कर रहे हो जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही काम है, कोई अच्छा काम कोई है। अंतर ही नहीं है इस बहुत बात। positive चलो बात। इसको बढ़ाते हैं स्वामी जी, आप साथ दो और लोगों से जुड़वाओ हमें। मैं आपके सुनने वालों से यही अपेक्षा करूंगा कि वो भी इस काम को बढ़ाएं। आपके वाले हाँ, वो वही सवाल मैंने जो आपसे थोड़ी देर पहले किया था कि आप क्या कितने लोगों को सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ओशो के जितने भी सन्यासी हैं, हर एक इंसान को ये बात डिसाइड कर लेनी चाहिए कि जो मेरे अंदर ज्ञान है, कम से कम मैं 100 लोगों को बोलूं तो सही,
अब उनमें से समझ में कितने को आ रही है, क्या उन पकड़ रहे हो? नहीं, ओशो ने खुद ने भी कहा है कि मेरा प्रचार जितना कर सको करो आप। तो क्यों नहीं करना करते है। आप? नहीं कर रहे हैं ना, हो रहा है। आप क्या सोच रहे हो? आपने बोला कि मैं तो नहीं बताऊंगा। ओझा सर कह रहा है कि 80% लोग ये कह रहे हैं कि हम ओशो से प्रभावित तो वो कहाँ से, वो कैसे प्रभावित हुए, कौन पढ़ रहा है, ये कैसे काम पढ़ रहा है? आप लोग इसके लिए क्या करते हो, मतलब कुछ बताना चाहो तो? कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हम्म। और जैसे सरकार हमसे कर लेती है, बहुत सारे प्रत्यक्ष कर लेती है ना, हाँ हाँ। जो मालूम ही नहीं पड़ता फिर भी कर ले लिए गए, हम्म, मालूम ही नहीं पड़ रहा। एक चीज आपने जैसे पेन खरीदा, हम्म, ये आपको पेन 10 रुपए का पड़ा, लेकिन सरकार को 6 रुपए का आप टैक्स भी दे रहे हो, लेकिन आप मालूम है कि आपको 6 नहीं रुपए पता, लगेगा? नहीं पता। नहीं मालूम ना। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मालूम ही नहीं है लेकिन हो रहे हैं, बिल्कुल। और चलो उनके परिणाम दिख रहे हैं। चलो बढ़ाते हैं ऐसे इस चीज काम को आगे, परिणाम देखेंगे। अच्छे अच्छे, बहुत बहुत मजा आया धन्यवाद भाई, आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत